वेलकम बैक इंडियन स्टडी ऑन इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पर आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एमएलएलबी का जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का आपका एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित जो आपका पूरा सीरीज है, ये आप देख सकते हैं कि लगभग आपका 60 पेज का पूरा पेज है, जो उसको पूरा लेकर पूरा डिटेल बात करेंगे। क्या प्रक्रिया है, एलएलएम क्या होता है, एलएलबी क्या होता है, एआईबीआर क्या होता है, एपीओ पीसीएसजे क्या होता है, उसको भी लेकर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। प्रश्नों की संख्या 2026-27 जो एग्जाम होने वाले हैं, कहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, कहाँ से आते हैं, इसको लेकर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपका अतलघुत्री, दीर्घउत्तरीय सभी बात और लघुत्तरीय सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पे संकलन देखने को मिलेगा। बाकी हम थोड़ा सा अपडेट आप सभी को कर देते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तब तक कर दीजिए। हम थोड़ी सी जानकारी आप सभी को बीच में रख देते हैं। एलएलबी बीएलएलबी क्या होता है, सेमेस्टर का जो आपका पेपर है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यहाँ से देखने को मिलेगा। एलएलबी आप ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद कर सकते हैं। बीएलएलबी इसे ये आपका 5 वर्ष का होता है, जो इंटर के बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। एलएलबी से आप वकालत करते हैं यानी वकील बनते हैं। और मार्क्स, परीक्षा फीस पूरी जानकारी बताएंगे। पेपर में यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। एलएलबी का फुल फॉर्म आपका बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ या बैचलर ऑफ लॉ कह सकते हैं। एलएलएम का मास्टर ऑफ लॉ, एआईबीआर जो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग बार का एग्जाम होता है, उससे संबंधित है, जिससे आपको नॉमिनेशन मिलता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका जो अनुभव है वो आपका जुड़ेगा। एपीओ का जो होता है आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी जो आपको सरकारी वकील बनते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी, जो आप सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, पुलिस को सहायता करते हैं, जो भी सपोर्ट आता है आप बताते हैं। पीसीएस ये आपको पता है, प्रोविजनल सिविल सर्विस जुडिशरी, यानी आपका जो जज बनना है उससे संबंधित है। तो विधि शास्त्र का जो पेपर है वो आप सभी के बीच में हम पूरा सॉल्व करेंगे। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो आप करिएगा जरूर। बाकी एलएलबी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन या इंटर आपका कंप्लीट हो गया तो आप कर सकते हैं एलएलबी। और अगर आप इंटर के बाद करना चाहते हैं तो आप बीएलएलबी कर सकते हैं, जो आपका 5 वर्ष का कोर्स है वकालत करने के लिए, वकील बनने के लिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी स्टडी मटेरियल आप सभी के बीच में रखेंगे। बस एक न्यूज़ दे रहे हैं कि जो एआईबीआर का एग्जाम होने वाला है 21वीं बार का, आप 2026 का आपका 7 जून 2026 को पेपर होगा। 11 फरवरी से 30 अप्रैल तक आपका आवेदन लिया जाएगा 2026 में। तो अगर आप का लास्ट सेमेस्टर है तो आप एयरिंग भी मान्य होता है। बाकी आपका एलएलबी फाइनल है तो आप कर सकते हैं। इसकी फीस आपकी लगभग वही है, 3500 रुपये के लगभग इसकी फीस है। आप देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स, न्यूज, पीडीएफ जो भी चाहिए वो ऑथेंटिक आपको मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ए टू जेड न्यायालय संबंधित सभी जानकारी, एलएलबी, एलएलएम सभी सेमेस्टर के सिलेबस, पैटर्न, एपीओ, पीसीएसजे, आईबी एग्जाम, सरकारी वकील कैसे बने, उसको लेकर हम पूरा डिटेल में बात करते रहते हैं और आप सभी को अपडेट करते रहते हैं। एआईबी का ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आपका आईपीसी से 100 आता है, सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन, और संवैधानिक कानून यानी आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से 10 क्वेश्चन, आईपीसी से 8, सीआरपीसी से 10, आपका सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता से 10 क्वेश्चन, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट न्यू, वहाँ से आपके 8 प्रश्न आएंगे। 8 आपका आएगा पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ से, और आपका अनुबंधन कानून, विशिष्ट सहायता संपत्ति कानून, यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो आपका प्रश्न है 100 आता है। 100 क्वेश्चन में आपको कितने लाने रहते हैं, 100 में आपको 45 लाने रहते हैं। अगर आपका 45 आ गया 100 में तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं। फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे वो आपके अनुभव में जुड़ेगा और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको कार्ड मिल जाएगा। तो ये तो लगभग कॉमन है, सभी को करना पड़ता है, सभी पास भी करते हैं। इसके बाद आप एपीओ का, पीसीएसजे का और भी अन्य एग्जाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा सिलेबस आपका जो जारी किया गया है। एक अपडेट आपको और दे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या यूनिवर्सिटी से आपको बता दें कि 30 जनवरी से एलएलबी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम वो शुरू हो गया। 23 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर का जो एग्जाम है आपका। तो आप सभी अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लीजिएगा, तैयारी को जारी रखे रहिएगा। बाकी हम सिलेबस को पूरा शुरू कर रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल आप सभी के बीच में। और आप सभी को कोई भी नोट्स, पीडीएफ, न्यूज़ चाहिएगा, अपडेट, तो इस नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को मिलता रहेगा। 2026-27 इतने रहेंगे और हम पूरा इसका डिटेल अभी बीच बीच में बातें करते रहेंगे। विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये आपका एपीओ की भी जो एग्जाम उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है, एलएलएम का भी एग्जाम में आपका, और एपीओ, पीसीएस जैसा भी में। विधि के स्रोतों से आप क्या समझते हैं और वो कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, इसका क्या रूढ़िवादिता है, क्या बनती है। और प्राकृतिक विधि यानी आपका जो नेचुरल लॉ है, और हिंदू विधि शास्त्र में आपका
जो धर्म से संबंधित है वहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। कैल्सन के विधि शास्त्र के ऐतिहासिक जो पूरी मुख्यधारा लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं, लक्षण उसके आपको बताने हैं। और विधि शास्त्र कानून विज्ञान है या सामंत के अनुसार क्या कहा, जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है, उसको भी लेकर आपको जो पेपर आपके पेपर में आता है। हम वीडियो को शुरू करते हैं। विधि शास्त्र की परिभाषा जो है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। विधि शास्त्र शब्द जो है किससे बना, तो उत्पत्ति इसकी जो हुई लैटिन भाषा के शब्दों से हुआ, ज्यूरिस से। और दूसरा जो शब्द आपका प्रोडेंसिया से हुआ, यानी ज्यूरिस और प्रोडेंसिया मिलकर जो है ज्यूरिस यानी विधि कला आपका बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। शाब्दिक अर्थों के अनुसार विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान ही कहा जाता, परंतु यथार्थ में यह विधि का ज्ञान मात्र न होकर विधि का क्रमबद्ध ध्यान है। इसलिए सामंत ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा है। अभी पूछ लेगा आपका विधि का विज्ञान किसने कहा, तो आपका सामंत ने कहा, इसको ध्यान रखिएगा। यह विज्ञान से विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से कि मोइली मतानुसार विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणतः वही है जो अन्य विज्ञान का होकर, यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। इस संदर्भ में विचारणीय प्रश्न है कि यदि विधि शास्त्र को विधि ज्ञान कहा जाए तो विधि शब्द का अर्थ क्या है। ये विधि शब्द का अर्थ पूछ रहा क्या है, व्यापक अर्थ में मानव आचरण से संबंधित किसी नियम, सिद्धांत या आदर्श को विधि शास्त्र की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि भौतिक शास्त्र अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या दर्शन शास्त्र में नैतिकता के विषयक नियम को माना जाता है। और इसमें आपको बता दें कि अनेक अवसरों पर समाज के अलावा अन्य सदस्यों के हितों में टकराव यानी जो परस्पर क्लैश होता है, टकराव होता है, संभावना रहती है। यदि मानव आचरण के आवश्यक नियंत्रण न रखा जाए तो उसमें उच्च श्रृंखलाकर्ता व स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो समाज की प्रगति के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। यही कारण है कि राज्य द्वारा विधि के माध्यम से मनुष्यों के जीवन के विविध क्षेत्रों में उचित नियंत्रण रखा जाता है, ताकि वे समाज में रहकर क्या कर सकें, प्रगति कर सकें। विधि शास्त्र के जो संबंध यानी विधि के मूलभूत सिद्धांत हैं तथा विभिन्न विविधताओं के अर्थशास्त्रों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई। जैसे प्रसिद्ध रोमन विविधता जो है अल्फिनियन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि डाइजेस्ट नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि उचित एवं अनुचित की विज्ञान यानी साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट कहाँ है। यह परिभाषा विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति की अनुकूलता पर प्रकाश डालती है, परंतु यह इतनी अधिक व्यापक है कि इसे नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र आदि के प्रति भी लागू किया जा सकता है तथा अर्वाचीन भारत के धर्म की संकल्पना में निकटतम साम्य है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म मानव आचरण के ऐसे नियमों का विधान है जो मनुष्य को भौतिक या आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है, परंतु वर्तमान काल के संदर्भ में विधि शास्त्र का मानव का अर्थ मानव के ऐसे कार्य तथा संबंध तथा ही सीमित है जिन्हें प्राचीन हिंदू विधि शास्त्रियों ने व्यवहार की संज्ञा दी है। विधि शास्त्र ऐसे नियमों में निहित सिद्धांतों की विवेचना करता है जिन्हें न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अब मोइली के अनुसार क्या है, मोइली ने कहा कि विधि शास्त्र का अंतः साधारणता वही है जो दूसरे विज्ञान का अर्थ एक पूर्ण ज्ञान है। ये मोइली के अनुसार है। विचारों की प्रगति के साथ साथ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। पैटर्न के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न विधि शास्त्र विधि का अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का क्या है, अध्ययन है। हालैंड के अनुसार अकॉर्डिंग टू हालैंड विधि शास्त्र मौजूदा कानून का औपचारिक विज्ञान है। जैसे अब आप एग्जाम में लिखेंगे हालैंड के अनुसार, अगर इसको अकॉर्डिंग टू हालैंड कर देंगे, जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा, वो उससे प्रभावित भी होगा और जो आपके अंक हैं वो आपके ज़्यादा अंक आपको मिलने के चांसेस भी रहेंगे। अगला है आपका सिसरो के अनुसार, सिसरो एलन के अनुसार सॉरी एलन ने कहा कि यह कानून के परम आवश्यक सिद्धांतों का संश्लेषण है। सिसरो के अनुसार है कि विधि शास्त्र को विधि ज्ञान के तात्विक पक्ष के रूप में परिभाषित किया जाता। अब जैसे इसमें है तात्विक से संबंधित क्या था आपका, जो गहरे सैद्धांतिक या मूलभूत वास्तविक सारभूत पहलू होते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है, तात्विक सिद्धांत कहा जाता है। अब बहुत ज़्यादा नहीं लोगों का, आपको 3-4 लिखेंगे बहुत है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बाकी हम आगे जो और है उस पर चलते हैं। पाल विडो ग्रेटहोफ के अनुसार सरल नियम एवं निश्चित विधि के भाग जो प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में भिन्नता प्रकट करते हैं मुकाबले में अध्ययन से विधि विज्ञान का उदय होता है। यदि विधि शास्त्र उन सामान्य सिद्धांतों के उद्देश्यों को खोजता जो अधिनियमों तथा अदालती निर्णयों में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं।
अब सामान्य ने क्या किया कि सामान्य ने विधि सिविल के विधि के विज्ञान को विधि शास्त्र के निम्नलिखित 3 रूपों में बांटा है। उनका मानना है कि विधिक प्रतिपादन है, इसका प्रयोजन किसी काल विषय या प्रचलित वास्तविक विधि की विषय वस्तु से वर्णन करना है। वैधानिक इतिहास जो आपका लीगल हिस्ट्री है, यानी आपका जो सत्यता पर आधारित है लीगल हिस्ट्री, इसका प्रयोजन उस ऐतिहासिक कार्रवाई का वर्णन करना है जिसे विधि प्रणाली विकसित होते हुए वर्तमान अवस्था में प्राप्त हुई है। तीसरा आपका है कि विधायन प्रणाली यानी साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, इसका उद्देश्य है कि उस विधि का इस प्रकार निरूपण करना है कि जैसे कि वह होना चाहिए वैसे ही वह रहे। डायस और ह्यूजेस ने कहा है कि विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है। इस दृष्टि से उन्होंने विधि शास्त्र में 4 प्रमुख बातों का समावेश किया जो इस प्रकार हैं। उनके 4 बातें क्या हैं डायस और ह्यूजेस के? विधि संबंधी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट रिलेटिंग ऑफ लॉ, विधि का संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। और तीसरा आपका कि विधि का सामाजिक प्रयोजन यानी सोशल फंक्शन ऑफ लॉ। चौथा आपका विधि का उद्देश्य यानी पर्पज ऑफ लॉ। ये किसने कहा कि डायस और ह्यूजेस ने 4 कहा हुआ है। ठीक, संकल्पनाएं, संकल्पना, सामाजिक प्रयोजन, उद्देश्य सभी विधि के हैं, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। विख्यात विधि शास्त्र ली ने विचार दिया कि विधि शास्त्र एक ऐसा विधान है जो मौलिक सिद्धांतों को अनिश्चित करने का प्रयास करता तथा जिसके व्यक्ति विधि में पाई जाती है। डॉक्टर एम जे चेटना ने विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कथन किया है कि विधि शास्त्र मूल विधिक सिद्धांतों एवं विधिक संकल्पनाओं का विश्लेषणात्मक क्या है आपका अध्ययन है, जिसमें विधि के दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक मूल आधारों का अध्ययन भी समाविष्ट है। उन्होंने विधि की विभिन्न शाखाओं और विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, दर्शन, समाजशास्त्र आदि के संयुक्त अध्ययन पर बल देते हुए कहा कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः पृथक एवं असंबद्ध शाखा मानना उचित नहीं। पृथक माने यह मतलब हो गया कि यानी उनका जो अलगाव है उसको अलगाव नहीं माना जा सकता है। समाजशास्त्री विधि शास्त्र यानी सोशियोलॉजिकल जैसी प्रोडेंस के प्रणेता डीन रास्को, कौन इसके प्रणेता है? डीन रास्को पाउंड ने विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है या विधि से तात्पर्य न्यायिक अर्थों में है। विधि अर्थात विधि शास्त्र ऐसे सिद्धांतों का संकलन है जो न्याय की स्थापना के लिए नामित किए गए हैं और जिन्हें न्यायालयों द्वारा मान्य और लागू किया जाता है। रास्को पाउंड ने विधि शास्त्र के सामाजिक पहलू पर विशेष जोर दिया है। मानव जीवन में न्याय की अपनी महत्ता है। न्याय विहीन समाज में मनुष्यों को जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है, इसलिए विधि शास्त्र को महत्वपूर्ण मानते हुए रास्को पाउंड ने इसे न्याय की क्या किया? स्थापना करने के लिए सिद्धांतों का विज्ञान माना हुआ है। विधि शास्त्र की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र की विषय वस्तु में विधि लाभ तथा इससे संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं का समावेश है। विधि शास्त्र का मूल उद्देश्य विधि की उत्पत्ति, प्रगति, विकास एवं कार्यों का अध्ययन करना है। दूसरे शब्दों में इस शास्त्र के अंतर्गत विधि की प्रकृति और उससे विभिन्न तत्वों को विवेचना की जाती है तथा इसकी उसके विभिन्न स्रोतों और उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र के प्रति विधि शास्त्रियों के विचारों में सदैव ही भिन्नता रही है। परिणामतः इस शास्त्र की विषय वस्तु इसके प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण और विशिष्टता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए विधि शास्त्र के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारकों के अनुसार इस शास्त्र के अंतर्गत नागरिक विधि तथा अन्य प्रकार की विधियों के अनुसार इस शास्त्र के अंतर्गत नागरिक विधि तथा अन्य प्रकार की विधियों के परस्पर संबंधों पर विचार किया जाता है। ठीक इस विधि के प्रमुख तथ्यों में जैसे आपका क्या होगा? राज्य, संप्रभुता, न्याय, शासन का विश्लेषण किया जाता है जो आपके संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी संबंधित है। इसमें विधि के प्रमुख स्रोतों का विवेचना भी किया जाता है जैसे उनके वैधानिक, व्यवहारिक, आपराधिक दायित्व और आपका संपत्ति, स्वामित्व, अधिपत्य, आभार, संविदा और वैधानिक व्यक्तित्व आदि अधिक जो विधिक संकल्पनाएं हैं उन सभी का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। ठीक, अब इसमें केल्सन ने क्या कहा है अगर इनको पढ़े तो केल्सन ने कहा हुआ है विधि शास्त्र को नीति शास्त्र तथा सामाजिक शास्त्र से अलग रखा जाए। विश्लेषणात्मक शाखा में आपका विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थकों ने इस विषय का अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र तक ही सीमित रखा है। रीड रास्को पाउंड जो इसके क्या हैं? प्रणेता हैं, के मतानुसार विधि शास्त्र का क्षेत्र निर्णयों के संदर्भ में विधि का अध्ययन करता है। आल्फियन ने विधि शास्त्र को उचित अनुचित का विज्ञान तथा मानवीय एवं दैवी वस्तुओं का ज्ञान रहा है तथा
बोले ने विधि शास्त्र की परिभाषा न्यायिक विज्ञान का कर दी है। विधि शास्त्र के प्रति समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्यूगिट ने वचन किया है कि इस वास्तव में इसे सामाजिक विज्ञान कहना उचित नहीं है। विषय वस्तु तथा उसे संबंधित जो धारणाएं हैं के कारण मनुष्य और समाज इसका घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि मनुष्य और समाज एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए सामाजिक समेकता यानी सोशल सॉलिडेरिटी से ही दोनों का हित संभव हो सकता है। विधि को सामाजिक स्थापित करने का एक साधन माना जाता है, जबकि मानव हित इसका उद्देश्य है। ऑगस्ट काम्टे ने कहा कि भांति ड्यूगिट ने स्वीकार किया है कि व्यक्ति का केवल एक ही आधार है, वह है उसे सदैव कर्तव्यव्रत रहने का अधिकार, अतः प्राइवेट अधिकार जैसी कोई वस्तु नहीं है। तात्पर्य है कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु विधि अर्थात कर्तव्य है तथा विधि शास्त्र का अध्ययन समाज के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। यहाँ से आपका विधि शास्त्र का लिख सकते हैं आप अपने अनुसार। बाकी सोशल साइंस यानी जो सामाजिक विज्ञान है, तो परिणाम स्वरूप विधि शास्त्र के प्रति उपागम अप्रोच में अमूल परिवर्तन हुआ। अब वास्तविक विधिक आचरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, और जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा आप उसको छोटा भी बना के लिख सकते हैं। जो मूल उद्देश्य है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, बाकी देखिए पेज तो बड़ा है, 60 पेज का है, जिसमें लगभग हम लोग 10 पेज समाप्त कर चुके हैं। बाकी और भी है मैटर, आप सभी को मिलता रहेगा। आप सभी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विधि के स्रोत से आप क्या समझते हैं, यहाँ से आपका एपीओ हो गया, या पीसीएसजी हो गया, या आपका एआईबीआर हो गया, वहाँ पे भी आपका यहाँ से कुछ क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। विधि के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लॉ, सामान्य अर्थ में स्रोत शब्द के तात्पर्य उद्गम यानी ओरिजिन का प्रारंभ से है। यदि किसी न्यायाधीश को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के स्रोतों के बारे में पूछा जाए तो वह किसी संविधि कानून या पूर्ण निर्णय अथवा अन्य किसी विधिक व्यवस्था का हवाला देगा जिसके आधार पर उसने अपना निर्णय दिया है। विचाराधीन मामलों में अंतर्निहित प्रश्न के अनुसार न्यायाधीश की व्यक्तिगत विवेक शक्ति, बुद्धि या धारणाएं भी स्रोत का आधार क्या हो सकती हैं, उनका हो सकती हैं। अपने निर्णय के स्रोत में वह रूप में वह रोमन विधि की जस्टिनियन द्वारा रचित डाइजेस्ट, या ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के किसी निर्णय, या अमेरिका के किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्ण निर्णय की उद्धरण, या किसी भारतीय विधि शास्त्री की कृति का हवाला भी दे सकते हैं। डेल बिक्यो ने अनुसार विधि के स्रोत का मूल आधार मानव स्वभाव में अंतर्निहित होता है। ठीक, ये आप पूरी प्रक्रिया जो सोर्स यानी जो मेन है आपका स्रोत, आप उसको जाने रहिए। विधि शास्त्र के अगर स्रोत की बात करें तो विधि शास्त्र के स्रोत में भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधि के स्रोत से आशय मानव कर्तव्य है, जिसे सभी विधियों का मूल तत्व माना जाता है और जिसे प्रायः सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रधानता दी जाती है। इसके विपरीत आधुनिक विधि शास्त्र के अनुसार सभी विधियों का स्रोत राज्य का प्रभुत्व सत्ताधारी राज्य, जिससे सभी विधियों का उद्भव होता है। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में श्रुति, स्मृति तथा आदिकाल से प्रचलित आ रही है प्रथाओं को मान्यता दी गई है जो दैवी इच्छा यानी डिवाइन विल तथा औचित्य यानी रीजन पर आधारित है। वास्तव में देखा जाए तो जो श्रुति में विधियों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत समष्टि 4 वेदों, वेद कितने आपके 4 पता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मिलता है। इसके अंतर्गत आपको 4 वेद पता है, वेदांग आपके 6 हैं, उपनिषद 108 में अधिकांशतः धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं का ही विवरण मिलता है, जो मानव को ज्ञान, सद्बुद्धि और जो मोक्ष के मार्ग है उसको दर्शाता है। परंतु स्मृतियों में क्या है आपका, स्मृतियों में मानव आचरण से संबंधित विधियों तथा नियम का प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है, जिसके अनुपालन न किए जाने पर व्यक्ति को राजदंड दिए जाने की व्यवस्था थी। अतः स्मृतियों के प्राचीन हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि मनु और एकलव्य द्वारा लिखित संहिताओं में धार्मिक तथा रीतियों जो है पश्चाताप, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग आदि का विवेचन भी मिलता है, जिसमें आपको केवल वास्तविक विधि यानी जो पॉजिटिव आपके लॉ है उसे संबंधित है। विधि के स्रोत के विषय के बारे में बात करें तो सामान्य के अनुसार विधि के जो स्रोत हैं उसको उन्होंने बांटा है औपचारिक स्रोत यानी फॉर्मल सोर्स, भौतिक स्रोत यानी मटेरियल स्रोत में।
और फिर जो भौतिक स्रोत है उसको दो भागों में ऐतिहासिक और वैधानिक स्रोत में बांटा है। फिर वैधानिक स्रोत को भी उन्होंने डिफाइन किया है, विधायन यानी अधिनियम विधियाँ, उसके बाद पूर्ण निर्णय यानी न्यायिक निर्णयवाद, और रूढ़िगत विधि जो प्रथा के आधारित पर चलती रहती है उनको रूढ़िवादी कहा जाता है, आप सभी को पता है। फिर है अभिसामयिक विधि यानी जैसे स्थानीय विधियों के द्वारा जो संधियाँ की गई हैं। ठीक, ये कहना किसका है? ये आपका सामंड का कहना, उन्होंने इसको डिवाइड किया है। बाकी आप सभी इंडियन स्टडी ऑन इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर, आप जुड़े रहिएगा। ऑल इंडिया एग्जाम आप सभी को जो भी अपडेट्स चाहते हैं, न्यूज नोट्स, वो सभी मिलते हैं। बाकी लॉ से संबंधित वीडियोज भी आप सभी को देखने को मिलते रहेंगे। कीटन के अनुसार उन्होंने विधि के स्रोत को बंधनकारी और अनुनयी में बांटा हुआ है। बंधनकारी में उनका कहना है कि रूढ़िगत विधायन और न्यायिक पूर्वोक्तियां, और अनुनयी स्रोत में नैतिक और वृत्तिक परामर्श के बारे में उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है। विधि के अन्य स्रोत की बात करें तो अन्य स्रोत में हम आपको बता दें कि औपचारिक यानी फॉर्मल, वैधानिक लीगल परंपराएं यानी कस्टम्स, विषय सामग्री यानी जो मटेरियल है, साम आपकी यूटिलिटी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आपकी जो है चीज़ें उससे संबंधित है। विधियन आपका लेजिस्लेशन आपका पूर्वोक्तियाँ हैं, और आपको बता दें धार्मिक दार्शनिक विचार और अधिवक्ताओं के जो विधिवेत्ताओं के जो लेख यानी आर्टिकल ऑफ जेस्ट के आपके हैं। विधि के स्रोत के विषय में सामंत ने कहा है कि सामंत के अनुसार विधि के स्रोतों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे विधि के औपचारिक स्रोत, भौतिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। अब विधि के औपचारिक स्रोत यानी फार्मल सोर्स ऑफ लॉ के बारे में सामंत ने कहा कि विधि के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे विधि अपनी शक्ति या वैधता प्राप्त करती है। इन स्रोतों को औपचारिक स्रोत कहा जाता है। इनका तात्पर्य राज्य की इच्छा और शक्तियों से है, जो राज्य के न्यायालय द्वारा निर्णयों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। सामान्य का कथन है कि किसी नियम को विधि रूप प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह नियम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। अब भौतिक स्रोत में है कि विधि का भौतिक तथा या तात्विक स्रोत वह है जिससे विधिक विषयक सामग्री होती है। सामान्य ने विधियों के भौतिक स्रोतों को दो भागों में व्यक्त किया है, ऐतिहासिक स्रोत और वैधानिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत माने हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ। विधि के ऐतिहासिक स्रोत विधि के विकास को प्रभावित करते हैं तथा विधि निर्माण के लिए सामग्री जुटाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का संबंध विधिक इतिहास यानी जो लीगल हिस्ट्री है से है, ना कि विधिक सिद्धांतों लीगल थ्योरी से नहीं। इन सिद्धांत स्रोतों के पीछे विधिक मान्यता नहीं होती है। ये स्रोत परोक्षता के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये विधि के प्राधिकारिक स्रोत से नहीं होते हैं, अपितु क्या होते हैं, उसके अनुनयी रूप के रूप में होते हैं। वैधानिक स्रोत की बात करें, लीगल सोर्स ऑफ लॉ, ये विधि के स्रोत हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्यता दी गई। ये स्रोत प्राधिकारिक यानी अथॉरिटी के रूप में जो होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता दी जाती है। सामान्य के अनुसार ये स्रोत ऐसे द्वार हैं जिनके माध्यम से नए सिद्धांत विधि में प्रवेश करके कानून का रूप धारण करते हैं। आशय यह है कि विधि स्रोतों के माध्यम से विधि में नए सिद्धांतों का समावेश होता है। अब वैधानिक स्रोतों के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। विधान या अधिनियम विधि, उसके बाद आपको बता दें कि पूर्ण निर्णय या नजीर, उसके बाद रूढ़िगत या प्रथागत, और अभिसामयिक विधि, इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। आप सभी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। विधान की बात करें तो विधि राज्य की विधायकी शक्ति द्वारा निर्मित की जाती है, जिसे कानून के रूप में राज्य के सभी न्यायालय द्वारा मान्य किया जाता है। उदाहरण के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम आदि आपके हैं। पूर्ण निर्णय या नजीर, न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ण निर्णयों को भविष्य में उसी प्रकार के तत्सम वादों में पूर्व उदाहरण के रूप में लागू किया जाता है। पूर्ण निर्णय को न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों के अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य होते हैं। रूढ़िगत या प्रथागत विधि यानी कस्टमरी लॉ, इस प्रकार की विधियां उन प्रथाओं से उत्पन्न होती हैं जो विधिक द्वारा व्यवहारिक नियमों के रूप में स्वीकार की गई हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कुछ आदिम जातियों में यह प्रथा प्रचलित है कि केवल फूल माला डालकर विवाह को क्या कर दिया जाता है, यानी ग्रैंडलैंड मैरिज की रस्म को पूरी कर ली जाती है। अतः इस प्रथा को विधि के रूप में वैधता प्राप्त है।
तथा ऐसे विवाह को क्या किया जाता है कि वैधता माना जाता है, यानी कि जो परंपराएं हैं फूल माला डाल के विवाह करना, उसको वैधिक रूप से यानी वैधानिक रूप से माना जाता है। अभिसामायिक इस प्रकार की विधियां लोगों द्वारा आपसी समझौतों के आधार पर निर्मित की जाती हैं, और विधि केवल उन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रों के विधि के अनुसार राज्य अपने पारस्परिक संबंध संचालित करते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा जो आधार स्रोत इसका अभिसामयिक विधि ही है आपका। ठीक। बाकी अगला है कि विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ी का क्या महत्व है, वैध रूढ़ी के आवश्यक जो तत्व है उनका विवेचना आप कीजिए। विधि के स्रोत में रूढ़ी का जो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन ने कहा कि रूढ़ी एक नियम है, जबकि रूढ़ी एक परंपरा आपकी चलती है किसी, लेकिन अब ऑस्टिन के अनुसार किसी परिवार विशेष में या किसी जनपद विशेष में बहुत दिनों की परंपरा के कारण विधि बनने की शक्ति से संपन्न हो जाती है। यानी जो परंपरा बहुत दिन से चल रही है, इनका कहना है कि उसको क्या बना दिया जाए, विधि। कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को दीर्घकाल से नियमित रूप से करता चला आ रहा है, तो हम प्रायः यह उस काम को करने का आदी हो गया। संभव है कि उसकी आदत किसी को प्रभावित ना करती हो या उन थोड़े से गिने चुने व्यक्तियों को प्रभावित करती हो जिनके संपर्क में वो आता है। रूढ़ी का अर्थ क्या है कि यानी मीनिंग्स ऑफ कस्टम्स, समाज में माशन के प्रत्येक व्यवहार के लिए कानून बनाना संभव नहीं है, यानी समाज में जितने मानव हैं सभी के व्यवहार के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता है। अतः अनेक कार्यों को उचित रूढ़ या प्रथा के आधार पर आंका जाता है। अनेक रूढ़ियों को विधियों की मान्यता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से समाज की जो रूढ़ी है वो पर्याय महत्व है। समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एकरूपता को ही रूढ़ या कस्टम कहते हैं। यदि किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किसी परंपरा का स्वेच्छा से पालन किया जाता है तो कालांतर में वही आचरण रूढ़ी का रूप ग्रहण कर लेता है और अतीत काल से उसके निरंतर प्रचलन के परिणाम स्वरूप वह रूढ़ अंतोगत्वा विधिक शक्ति आपका प्राप्त कर लेता है। ठीक। अब इंग्लैंड की कॉमन लॉ प्रथागत रूढ़ियों पर आधारित थी। ब्रिटेन में कॉमन लॉ जो है और समान रूढ़ियाँ यानी जो कस्टम तथा पर्यायवाची शब्द माने जाते थे। न्यायिक प्रयुक्तियों को प्रथाओं के साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिनसे कॉमन लॉ की उत्पत्ति हुई। ब्लैकस्टन तथा पोलक ने कॉमन लॉ को रूढ़ि पर आधारित माना है। रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉ प्रायः सभी देशों में प्रचलित है। रूढ़ि को परिभाषित करते हुए विधिशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं, जिसमें सामन, डेलन, ऑस्टिन तथा हॉलैंड सभी के अलग अलग उल्लेख हैं। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सामान्य के अनुसार जो रूढ़ि है वो ऐसा किसी सिद्धांतों के व्यक्ति है जिसे न्याय और लोक उपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। डॉक्टर एलन के अनुसार विधिक एवं सामाजिक विषय के रूप में रूढ़ि का उद्भव है अंततः तर्क और आवश्यकता तथा अंशतः आपसी विश्वास और अनुकरण की शक्तियों द्वारा होता है। तर्क संगत की अगर बात करें तो यानी रिजेबल एवं अस्थायी जो सामान्य रूढ़ी है, सामान्य रूढ़ी यानी जनरल कस्टम ऐसी रूढ़ी सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में लागू होती है, इसका पालन किसी क्षेत्र विशेष में न होकर संपूर्ण देश में होता है। जैसे इंग्लैंड की सामान्य विधि कॉमन लॉ, सामान्य विधि में न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों के अंतर्गत प्रतिपादित विधियां सम्मिलित होते हैं। संप्रतिज्ञात्मक रूढ़ी यानी कन्वेंशनल कस्टम्स जब प्रथा की मान्यता दो पक्षों की स्वीकृति की शर्त पर किसी समझौते में समावेश होने पर निर्भर होता है, जैसे हुंडिया, चेक इत्यादि। इस प्रकार की रूढ़ियों में समझौते के अनुसार दी हुई शर्तों का पालन करने के लिए दोनों पक्षों का मौन समझौता होता है। वैध रूढ़ी की आवश्यक तत्व जो है यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कस्टम, किसी रूढ़ी को वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें युद्ध तत्वों का होना आवश्यक है। ये तत्व रूढ़ी के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। विधि के रूप में प्रत्यय स्थापित होने के लिए रूढ़ में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे विधि समितियों से अनुरूपता, कॉन्स्टिट्यूशन विथ स्टैचुला, रूढ़ी संसद द्वारा निर्मित संविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई रूढ़ लिखित अथवा अधिनियमित विधि के किसी उपबंध के विपरीत है तो अवैध माना जाएगा। इंग्लैंड और भारत में रूढ़ियों के प्रति ही मान्यता है कि विधान द्वारा निर्मित विधि के अनुरूप होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्राचीन रोम यानी जो रोमन विधियां थी अंतर्गत रूढ़ी को वही मान्यता प्राप्त थी जो आज संवैधिक विधि है। इसका कारण यह था कि रोमन
विधि में समृद्धियों तथा प्रथाओं दोनों को ही समर्थन से शक्ति प्रदान होती थी। परंपराओं को ही महत्व प्राप्त था जो समृद्धियों को थी। ठीक, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, दास्ता, बालिका वधू, देवदासी आदि प्रथाओं को कुछ समय के बाद क्या कर दिया, कानून रूप से निषिद्ध यानी बंद कर दिया गया। ऑस्टिन के अनुसार रूढ़ि आचरण का वह नियम है जिसका अनुपालन शासित वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता। वह किसी राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न यानी पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा स्थापित विधि है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वह अपने स्वेच्छा से उनका अनुकरण करता है। हालैंड ने कहा कि रूढ़ि आचरण की वह प्रणाली है जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। जिस प्रकार किसी घास के मैदान में पैरों के पड़ते पड़ते पगडंडी सी तैयार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकरण से प्रथा का जन्म होता है। कार्टर के अनुसार समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कारण कार्यों की एक रूपता को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। फ्रेडरिक पोलक ने इंग्लैंड के कॉमन लॉ को रूढ़िजन्य विधि द्वारा विधि निरूपित किया है। इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल की जुडिशरी कमेटी ने हर प्रसाद बनाम शिवदयाल 1876 इंडियन अपील्स 259 के बारे में रूढ़ की परिभाषा देते हुए कहा कि रूढ़ि वह नियम है जिसे किसी विशिष्ट परिवार में अर्थात अथवा विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक अनुसरण से विधि की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सामान्य के अनुसार रूढ़ियों या प्रथाओं के मुख्य दो भेद हैं, जो एक है आपका लीगल यानी वैधानिक और दूसरा कि सब प्रतिज्ञात्मक यानी कन्वेंशनल। अब वैधानिक प्रथाएं यानी जो लीगल कस्टम्स हैं, जिस प्रथा को विधि द्वारा मान्यता दी जाती है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, ऐसी रूढ़ि वैधानिक तथा वैधानिक प्रथा कहलाती है। इसका उल्लंघन कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की रूढ़ियाँ और होती हैं। अब आपका स्थानीय है। स्थानीय रूढ़ी जो है, ऐसी रूढ़ियाँ स्थानीय इसलिए कहा जाती हैं कि ये विशिष्ट क्षेत्र तक ही क्या जाती हैं, सीमित हो जाती हैं, जहाँ पर वह प्रचलित होती हैं। अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोग इस रूढ़ी को बाध्य नहीं होते हैं, परंतु स्थानीय रूढ़ी को कानून बनाने के लिए निम्न तत्व होने आवश्यक है। अब जैसे युक्तता, युक्त रूढ़ी युक्त होनी चाहिए। किसी भी प्रचलित रूढ़ी की पदकारिता यानी जो आपकी अथॉरिटी है निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि वह न्याय अनुकूल यानी न्याय के अनुरूप और जन उपयोगी होने पर प्रतिकारिक होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी रूढ़ी जो अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध ना हो, ना तो मान्य होगी, ना वह परिवर्तनीय आपकी होगी। ठीक, अब इसमें देखिए एक वाद विवाद जो हुआ हिंदू विवाह के अंतर्गत अनेक प्रकार हुए, जिसमें प्रथा का युक्तियुक्त का प्रश्न अंतर्निहित है। मुंबई यानी बम्बई के एक मामले में यह जाति प्रथा की कोई भी विवाहिता स्त्री अपने पति को त्याग कर उसकी पति की संपत्ति के बिना किसी अन्य पुरुष से दूसरा विवाह कर सकती है। अनैतिकता के कारण स्वर्ण प्रभाव यानी वाइड माना जाएगा। इसी प्रकार मद्रास के राजा वर्मा बनाम रवि वर्मा 4 इंडियन अपील्स 76 पीसी के बाद में भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में प्रचलित यह प्रथा कि धर्म संस्था के न्यासी न्याय संपत्ति को बेच सकते हैं, लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण किसी काउंसिल ऑफ द्वारा अवैध घोषित की गई है। ठीक, इसको घोषित कर दिया गया अवैध। अनुपालन, ऑब्जर्वेंस एज ऑफ राइट, रूढ़ की विधि मान्यता के लिए यह आवश्यक है सभी व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाए तथा उसे मानना या ना मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर ना हो। सामान्य के अनुसार रूढ़ी ऐसी होनी चाहिए कि उन लोगों में जो रूढ़ी का प्रयोग करते हैं यह धारणा होनी चाहिए कि वह रूढ़ी उनके लिए बंधनकारी है, ना कि वैकल्पिक। यदि कोई प्रथा एक लंबी अवधि तक निलंबित रहती है तो यह माना जाएगा कि वह मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। निरंतरता का स्मरण यानी अतीत काल में जो प्रचलन है, कंटिन्यूटी एंड इमेंशनल इमेमोरियल इनक्विटी, वैध रूढ़ी के लिए आवश्यक है कि एक बार प्रारंभ होने के पश्चात वह निरंतर प्रचलन में रही हो। इस प्रकार वह स्मरण अतीत काल में व्यवहार में हो। कितनी अवधि को स्मरण अतीत का यानी जो स्मरण अतीत यानी जो आपका बीता हुआ काल है माना जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ब्लैक स्टोन के अनुसार वैधानिक एवं बंधनकारी प्रभाव रखने के लिए आवश्यक है कि रूढ़ी इतना प्राचीन हो कि मनुष्य की स्मृतियां इसके विपरीत ना जा सके। अतः कोई व्यक्ति किसी रूढ़ी के विषय में यह साबित कर सकता है कि अमुक समय में प्रचलित है, उस दशा में वह रूढ़ी विद्यमान नहीं होगा। दूसरे शब्दों में रूढ़ी
रूढ़ की उत्पत्ति जो इतनी प्राचीन होनी चाहिए कि वह कोई भी व्यक्ति यह साबित न कर सके कि उस रूढ़ का प्रारंभ कब से हुआ है। निश्चिंतता से संबंधित है आपका, जैसे गुरु गुरु स्वामी राजा बनाम पेरुमल AIR 1926 मद्रास 815 के बाद में उल्लेख करना है उपयुक्त होगा, जिसमें पड़ोसी के खेत में ऊपर लटकती हुई पेड़ों की डालियों की छाया पड़ने के कारण रूढ़िगत शोकाधिकार की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पांडेय ने अपने निर्णय में कहा कि पेड़ की छाया के संबंध में रूढ़ि कैसी हो सकती है। किसी भी रूढ़ की अनिश्चितता के लिए उसका प्रारंभ होना परम आवश्यक है। वृक्ष की छाया इतनी अनिश्चित, संदिग्ध तथा परिवर्तनशील होती है कि उसमें कोई रूढ़ उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक, उन्होंने जो अपना फैसला दिया, अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट टू बी अगेंस्ट स्टैचू, किसी भी रूढ़ या प्रथा को अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि कोई रूढ़ किसी अधिनियम के विरुद्ध में है तो वह शून्य है और अमान्य है। इस प्रकार बहुत सी प्राचीन प्रथाएं जैसे सती, शिशु हत्या, दाता वेगार, स्त्रियों के मंदिरों को देवदासी के रूप में समर्पित किया जाता है। रूढ़ी कब बनती है? व्हेन डज अ कस्टम बिकम्स लॉ, रूढ़ या प्रथा कब विधि का रूप धारण करती है, इसके बारे में विचारकों में मतभेद। इस संबंध में प्रतिपादित विचारों के दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक श्रेणी में विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति वालों के विचार आते हैं और दूसरे में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति वाले के। विश्लेषणात्मक पद्धति के विचारकों के अनुसार विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रमुख विचारकों ऑस्टिन के विचारों से प्रथा उस समय विधि बनती है जब राज्य उसे मान्यता प्रदान करता है। यह मान्यता दो प्रकार से दी जा सकती है। एक तो यह कि इस प्रभुता संपन्न व्यवस्थापिका या अधीनस्थ व्यवस्थापिका द्वारा विधान का ही रूप प्रदान कर दिया जाए। दूसरा यह कि निर्णय का आधार बना दिया जाए और इस प्रकार न्यायिक प्रवृत्ति बन जाए। हॉलैंड के विचार से भी प्रथा उस समय विधि नहीं होती है जब उसका जन्म होता है। यह राज्य की मान्यता मिलने पर ही विधि बनती है। विधि का रूप केवल प्रथाएं ही प्राप्त करती हैं जो कि उचित है। अब अगला आपका जो यूनिट है, यूनिट 2 आपका प्रकृति विधि को परिभाषित करना है, यानी प्रकृति विधि के सिद्धांतों की विवेचना करना है। नेचुरल लॉ, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। विधि क्षेत्रों में यह धारणा प्रारंभ से चली आ रही एक मानव द्वारा निर्मित विधि स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती है। अतः प्रकृति के विधि के आधार पर विद्वानों ने कुछ ऐसे आदर्श नियम बनाने का प्रयास किया जो वास्तविक जीवन में लागू किया जा सके, और नियम की धारणा का विकास उदय प्राचीन यूनान से हुआ। सोफिक्लिस के अनुसार कुछ ऐसे अलिखित कानून भी हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। अरस्तु के पश्चात यूनान में स्टोइक विचारधारा ने जोर पकड़ा। इस विचारधारा के कुछ समर्थकों के अनुसार कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति, जीव और मनुष्य सभी के प्रति एक समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने इन सर्वव्यापी और सर्वकालिक नियमों को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी। उनका विश्वास था स्टोइक के अनुसार नियम तर्क उन्होंने आधारित किया कि इन्हें देवी नियम भी कहा जा सकता है, क्योंकि वे ईश्वर के ऐसे आदेश हैं जो मानव पर लागू हैं। मानव अपनी बुद्धि के आधार पर ऐसे नियमों का सृजन कर सकता है। कालांतर में मध्यकालीन तथा आधुनिक विचारकों के प्राकृतिक विधि के विषय में अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। प्राकृतिक विधि की परिभाषा के बारे में अगर बात करें तो विधि शास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक विधि से तात्पर्य है जो मानवीय विधि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्राकृतिक विधि प्रकृति के आदेशात्मक नियमों का समूह है। यह मानवीय विधि का एक आदर्श है। प्राकृतिक विधि की परिभाषा के विषय में विधि शास्त्री एकमत नहीं है तथा उन्होंने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार इसे परिभाषित किया है। तदाप इस बात से प्रायः सभी विधि शास्त्री सहमत हैं कि नए परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूलित करना प्राकृतिक विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है। क्योंकि इसके अंतर्गत मूल धारणा या अंतर्निहित है कि जो समाज सदैव परिवर्तनशील है वह ऐसा ही बना रहेगा। प्राकृतिक विधि के संबंध में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विधि वह विधि है जो मनुष्य की तार्किक बुद्धि के अनुसार है। मनुष्य की तार्किक बुद्धि द्वारा प्राप्त सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं। काल और समय से इनके लागू होने में कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मनुष्य में तार्किक स्वभाव की उपज है।
प्राकृतिक विधि के नियम होते हैं जो विश्व के समस्त जीवधारियों में समान रूप से लागू किए जाते हैं। प्राकृतिक विधि नैतिक विधि यानी मोरल रीजन है कि नहीं, अपितु ईसाइयत के सिद्धांत भी हैं। दोनों सार्वभौम, निरपेक्ष, स्वतः सिद्ध एवं तार्किक समालोचना के क्षेत्र से परे हैं। जो कुछ भी मनुष्य का नैतिक बुद्धि और ईसाइयत के आदर्श के अनुसार है वह प्रकृति के अनुसार कही जाएगी, ऐसा उनका मानना है। अब प्रकृति विधि के सिद्धांत के जो विकास है यूनानी काल यानी ग्रीक पीरियड प्राकृतिक विधि सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिकों की विचारधारा में मिलता है। हेराक्लिटस ने कहा कि प्रकृति के 3 प्रमुख लक्षण बताएं: अंतिम लक्ष्य, अवस्था और तर्क यानी जो युक्ति आपका रीजन है। हेराक्लिटस ने बताया कि 530 से 470 ईसा पूर्व के मतानुसार प्रकृति संबंधों का बिखरा हुआ ढेर मात्र नहीं अपितु प्रकृति की वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उसमें व्यवस्था भी है। जिस प्रकार प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था है उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव समाज में व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। यूनानी दार्शनिकों का मत था कि मानव द्वारा स्वनिर्मित विधि का अनुगमन किए जाने के परिणाम स्वरूप मानव समाज में उच्चैकता तथा कुव्यवस्था उत्पन्न हो गई है जो केवल प्राकृतिक विधियों का अनुसरण करने से ही समाप्त की जा सकती है। प्राकृतिक विधि के अनुसार समाज के सभी व्यक्ति समान हैं, अतः भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तर्क के आधार पर समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा दास प्रथा के उन्मूलन के प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ है। स्टोइक विचारधारा के अनुगामियों सुकरात 470 से 399 बीसी का नाम अग्रणी। उन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए जिनमें प्राकृतिक यानी नेचुरल जस्टिस तथा विधिक यानी लीगल जस्टिस की संज्ञा दी गई। सुकरात के अनुसार प्राकृतिक न्याय सभी स्थानों में एक समान होता है, परंतु विधिक न्याय मूल रूप से हमेशा एक ही प्रकार का होते हुए भी समय और स्थान के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता रहता है। राज्य द्वारा निर्मित विधि का उद्देश्य विधिक न्याय स्थापित करना है। कानून के औचित्य अथवा अनौचित्य का निर्धारण उसकी बुद्धि एवं अंतर्दृष्टि करती है। कानून के औचित्य का निर्धारण भी मानव की अंतर्दृष्टि ही करती है, अतः केवल ऐसे कानून ही उचित होंगे जो प्रकृति के अनुकूल हों तथा जिनका मानव या शक्ति या बुद्धि समर्थन करे। सारांश यह है कि प्राकृतिक विधि एक ऐसी वास्तविक विधि जो सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनशील है तथा जो सभी मनुष्यों के सभी स्थानों में यह समान रूप से लागू की जा सकती है। प्लेटो 427 से 347 बीसी सुकरात द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक विधि संकल्पनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्य प्लेटो ने इस आदेश को राज्य यानी आइडियल स्टेट के रूप में विकसित किया, जिसे उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि राज्य का शासक केवल प्रबुद्ध, कुशल एवं सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए, न कि वंशानुगत के आधार पर उसे सत्ता दिया जा सके। शासक को अपने भावनाओं तथा इच्छाओं को अंकुशित रखते हुए बुद्धिमत्ता शासन करना चाहिए ताकि रिपब्लिक की जनता सुखी शांति से रह सके। प्लेटो का मानना है कि शासक सहित राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखे तथा दूसरे कार्यों में बिना किसी आवश्यकता के क्या करे हस्तक्षेप ना करे, जिससे जो लोक शक्ति हो क्या रहेगी, बनी रहेगी। अगला है आपका अरस्तु के काल में प्राकृतिक विधि की अधिक विस्तृत व्याख्या की गई है। अब वह व्याय वस्तुओं के दर्शन, परीक्षण, अनुभव द्वारा अर्जित किया जाने वाला सार्वभौम और अंतिम नियमों का ज्ञान मात्र नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड अल्टीमेट लॉ न रहकर मनुष्य की आंतरिक चिंतन शक्ति से संबंध की गई। प्राकृतिक विधि संबंधी इस न्याय नई व्याख्या के सूत्रधार अरस्तु थे, जिन्होंने यह व्यक्त किया कि मनुष्य एक चेतनशील प्राणी होने के कारण उसमें 2 स्वाभाविक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। प्रथम यह है कि प्रकृति का अंग होने के कारण अन्य प्राणियों के भांति वह प्रकृति नियमों का अनुसरण करता, तथा द्वितीय यह है कि वह उसमें विवेक शक्ति होने के कारण वह प्रकृति नियमों को औचित्य के आधार पर परख सकता है कि जो प्रकृति के नियम उसमें क्या गलत है क्या
सही है। रोमन काल यानी रोमन पीरियड। रोमन काल में प्राकृतिक विधि सिद्धांत को नया रूप दिया गया। वस्तुतः यूनानी विचारकों की प्राकृतिक विधि संबंधी धारणाओं का रोम में प्रसार होने के बाद बहुत पहले से रोमवासियों ने अपने व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर प्रकृति के नियमों को व्यवहारिक जीवन में लागू करना प्रारंभ कर दिया था। रोमन विधि शास्त्रियों द्वारा न्याय पंडितों के समक्ष सबसे जटिल समस्या यह थी कि विशाल रोम साम्राज्य में निवास करने वाली विभिन्न जातियों, भाषाओं, रीति रिवाजों तथा कानून को मानने वाले लोगों को कौन सी निश्चित विधि द्वारा प्रशासित किया जाए। इन सभी लोगों के प्रति रोमन विधि लागू करना उन्हें अनुचित तथा अन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ तथा ऐसा करना व्यवहारिक भी माना था। व्यवहारिक भी नहीं था, ये उनका कहना था। सिसरो सिसरो रोम के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता एवं विधिक दार्शनिक थे, जिन्होंने प्राकृतिक विधि को उचित सही ज्ञान निरूपित किया, अर्थात जो आचरण सही एवं उचित है वही प्राकृतिक विधि के अनुकूल होगा। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तनों के साथ नागरिक विधि यानी जस सिविस के समय अनुकूल डालना आवश्यक होता है, क्योंकि परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है। उसका मत है कि प्राकृतिक के सिद्धांतों तथा राज्य निर्मित विधि में विरोधाभास होने की दशा में राज्य की विधि की अनदेखी की जानी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक विधि राज्य विधि की तुलना में अधिक उच्चतर यानी सुपीरियर है। अंधयुग यानी डार्क एज। प्राचीन सभ्यता के लोप के पश्चात अंधयुग में भी एम्ब्रोस यानी सेंट अगस्टिन तथा ग्रेगोरियाद जो पादरी थे, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में प्राकृतिक विधि के आदर्श को यथावत बनाए रखा, परंतु इन विचारकों के प्रकृति के अलावा ईश्वर की प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना उन्होंने। हम मध्य युग की बात करें तो यूरोपियन इतिहास में 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय मध्य युग का कालखंड माना जाता है। इस युग के प्रवर्तकों ने चर्च को श्रेष्ठता को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए व्यक्त किया। कदापि राज्य, दासता, संपत्ति आदि बुरी भावनाओं और इच्छाओं के प्रतीक तथा उनका उदय प्रकृति से नहीं हुआ, फिर भी इनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मनुष्य की बुरी भावनाओं को रोकने या सीमित रखने के माध्यम है। चर्च के अधिष्ठाताओं के अनुसार ये एक दी समय पाप के काल तथा पाप की ईश्वरीय औषधि दोनों ही है। हिंदू विधि शास्त्र में धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए, उसका संबंधित आपके सवाल आपका ही चाहे प्रथम सेमेस्टर हो, आपका तृतीय हो, पंचम हो, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। सर हेनरी मैन महोदय कहना कि हिंदू विधि शास्त्र की सभी ज्ञान प्रणालियों में से प्राचीनतम प्रणाली है। आज भी इसमें ह्रास के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आज भी यह प्रणाली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए भूभाग में रहने वाले मनुष्य जातियों की शासित करती है। जो हिंदुओं का, अब फ्रांसिस मैकनाटन लिखा कि उन्हें हिंदुओं को अपने विधि शास्त्र का प्रारंभकर्ता होने की विशिष्टता को अस्वीकार नहीं जा सकता। जो लोग विशिष्ट न्यायालयों से भी निश्चयों से परिचित हैं, वह उस सादृश्य को स्वीकार करेंगे जो उनके कुछ सिद्धांतों और उनके पाठों टेक्स्ट में है, जिन्हें मैंने हिंदू विधि से लिया है। जहाँ ऐसा नहीं मिलता वहाँ उनके स्थलों पर उनमें तुलना करने पर हिंदू विधि कमजोर नहीं पड़ेगी, ऐसा उनका कहना था। बाकी आप सभी को LLB, BA, LLB, LLM, APO, PCS, IBR जो भी एग्जाम के अपडेट रहेंगे वो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। अभी बहुत प्रश्न हैं और भी जो प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है हम आप सभी के बीच में रखेंगे। जो इकाई 3 है, इकाई 3 में आपका विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे। और ये और इकाई है, हम देख ले रहे हैं एक बार। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपके इकाई 4 भी है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण, सोशल इंजीनियरिंग और डीन राष्ट्रकोपाउंड के कथन की भारत में स्वतंत्रता के बाद पारित सामाजिक विधानों को प्रासंगिक करते हुए समीक्षा कीजिए। यानी डीन राष्ट्रकोपाउंड 187 से यानी 1887 से 1964
विधि शास्त्री डीन रास्को पाउंड का जन्म 1870 में नेब्रास्का स्थित लिंकन में हुआ था। रास्को पाउंड ने हियरिंग के विचारों के आधार पर समाजशास्त्री विधि शास्त्र के कार्यक्रम में को क्रियात्मक यानी फंक्शनल स्वरूप दिया। इस कार्यक्रम को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग की संज्ञा दी। एलन ने पाउंड के विधि दर्शन को एक व्यवहारिक समन्वय पद्धति निरूपित किया। पाउंड ने अपने विधि दर्शनों को हितों पर आधारित करते हुए कथन किया कि विधि की प्रमुख विशेषता विषयों को मानना उचित होगा। उन्होंने विधि द्वारा संरक्षित विभिन्न हितों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हुए कहा कि कार्य केवल यह है कि वह मनुष्य के हितों की रक्षा करें, अर्थात उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों की पूर्ति करें। उनके अनुसार विधि एक ऐसा ज्ञान है जो अनुभव है, जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। रास्को पाउंड का सामाजिक यांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत। रास्को पाउंड के विचार से विधि का प्रधान कार्य सभ्यता को आगे विकसित करना है। सभ्यता से उनका तात्पर्य यह था कि सृष्टि से निरंतर संघर्ष करते हुए मानव अपनी शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता है। इस प्रकार पाउंड विधियों को एक साधन मात्र मानते थे। उनके मतानुसार विधि का प्रथम कार्य यह है कि वह समाज के उन तत्वों की खोज करें जो सभ्यता को विकसित करते हैं। इन तत्वों को खोजने के बाद विधि का दूसरा कार्य यह है कि इन तत्वों के निरीक्षण और परीक्षण द्वारा मानवीय समव्यवहारों के उन सिद्धांतों को खोज करें जो सभ्यता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन सिद्धांतों को पाउंड ने न्यायिक आधार तत्व यानी जूरल पोस्टुलेट्स के नाम से संबोधित किया। उन्होंने मनुष्यों की इच्छाओं, आशाओं तथा मांगों को ऐसे तत्व माना जो सभ्यता को विकसित करते हैं। जैसा कथन किया जा चुका है, पाउंड ने समस्त मानव हितों को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हुए उन्हें विधि द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। अब आपका जो है इंडियन स्टडी ऑन इंग्लिश यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से जुड़े ही रहिएगा। AIB 21/22/2026-27 की जो होंगे एग्जाम से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, उसका भी अपडेट आप सभी के बीच में रखा जाएगा। बाकी आगे जो एक और यूनिट है हम उसको देखते नहीं, तो आप इसको 2 पार्ट में, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा 2 पार्ट में करते हैं, हम आपको 2 पार्ट में पूरा बता देंगे। हम देख लेते हैं थोड़ा लोक हितवाद से आप क्या समझते हैं। लोक हितवाद का उद्देश्य क्षेत्र एवं लक्षण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम इसको करते हैं। यही आपके 5 यूनिट भी है जो आपका समाप्ति की तरफ से, बाकी हम देख ले रहे हैं, शायद 1 यूनिट और है। शेयर जरूर कर दीजिए। हम साल तो सभी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, जो आगे और नोट्स होंगे उसका भी अपडेट आप सभी को देंगे। बाकी इंडियन स्टडी ऑन इंग्लिश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहीं, बस यही है, लास्ट यूनिट था, हमें लगा है लास्ट यूनिट है। बाकी आपका जो पेपर आपको पता है, जो आपका 3rd सेमेस्टर का भी है, हम आपको अपडेट कर दे रहे हैं। बाकी हमारा मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय, अगर आप इससे भी जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। आपका ज्यूरिस प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र, कंपनी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी लॉ का वीडियो देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद। फिर आपका कंपनी विधि पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ। इसके बाद क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड यानी CRPC पढ़ाएंगे। फिर लॉ ऑफ एविडेंस भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोसेसुअल लॉ और सब्सटेंशियल लॉ जो भी है आपको सभी सब्जेक्ट के देखने के मिल जाएंगे। आप सभी एक बार वीडियो को लेकर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी बोर्ड एग्जाम, सभी राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षा, पैटर्न, सिलेबस, क्लास जो भी रहता पूरा अपडेट मिलता है। DLED BED एडमिशन लेना चाह रहे हैं, टेट सीटेट नहीं पास हो रहे हैं, जो भी वैकेंसी है उनका अपडेट भी आप सभी के बीच में रखा जाता है। आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा नंबर है, नंबर आपको पता ही है। जो लास्ट है हमारा 5वां यूनिट, हम उसको सॉल्व करते हैं। आप सभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिट 5 जो है यानी इकाई 5 आपका लोक हितवाद से आप क्या समझते हैं, तो हम इसको लेकर बात करते हैं। फिर अगला वीडियो आपको देखने को जल्द ही मिलेगा थोड़ी देर बाद। लोक हितवाद से आप क्या समझते हैं। लोक हितवाद का उद्देश्य क्षेत्र, लक्षण तथा विशेषताओं का वर्णन करना है। लोक हितवाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लोक हितवाद या मुकदमा को सामान्य अच्छाई तथा लोकवाद का लोक कल्याण कहा है।
लोकहितवाद लोकहित मुकदमा को सामान्यतः जनहितवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वह बात आती है जिसमें लोक अथवा समुदाय का कोई आर्थिक या विशेष हित निहित हो अथवा जिसके द्वारा उनका विधिक अधिकार व दायित्व प्रभावित होते हैं। इससे तात्पर्य उस तुच्छ या संकुचित वस्तु से नहीं है जो केवल जिज्ञासा मात्र है अथवा जिसका संबंध किसी इलाके स्थान विशेष से है जो विचाराधीन मामलों में प्रश्नगत है। यह नागरिकों अथवा स्थानीय लोगों का हित सामूहिक रूप से स्थानीय मामलों में राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के मामलों में प्रभावित हुआ हो। इस तरह लोकहित मुकदमा का अर्थ न्यायालय में शुरू की गई विधिक कार्यवाही से जो लोकहित या सामान्य हित को परिवर्तित कराने हेतु की जाती है, जिसमें जनता या समुदाय के किसी वर्ग के आर्थिक आधार पर कुछ हित हैं जिससे उनका विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होता है। जनता दल बनाम एस चौधरी 1953 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार लोकहितवाद का अर्थ एक ऐसा विधिक कार्यवाही है जो न्यायालय में इसलिए प्रारंभ की जाती है जिसका उद्देश्य ऐसे लोकहित सामान्य हित को परिवर्तित कराना है जिसमें लोक या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक या कोई हित जिससे उनका विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होता है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई कामगार सभा 1976 के मामले में कहा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध के लिए लोकहित मुकदमा न्यायालय में लाता है तो न्यायालय को उसे ग्रहण करने से मना कर देना चाहिए। यानी अगर आपका व्यक्तिगत कोई है व्यक्तिगत लाभ के लिए लोकहित मुकदमा जनहित की आड़ में न्यायालय नहीं जा सकता। इसी तरह अनावश्यक परेशानी पैदा करने वाली याचिका को लोकहितवाद का रूप रंग देकर न्यायालय अपनी व्यक्तिगत परेशानी की रक्षार्थ करने पर न्यायालय को प्रारंभ में ही निरस्त कर देना चाहिए। लोकहितवाद की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है जहां सुने जाने के अधिकार को न्याय के हित उदार बनाया गया। लोकहितवाद मुकदमा अमेरिका और भारत में सावरण से भिन्न है और हर जगह से, क्योंकि अमेरिका में लोकहितवादों को विशिष्ट विधिक फर्म द्वारा शुरुआत किया जाता है एवं अधिकांश खर्च करने के स्रोत पब्लिक या प्राइवेट एजेंसी हैं, जबकि भारत अनेक लोकहितवादों को संस्थाओं व्यक्तियों के समूहों या व्यक्ति विशेष द्वारा न्यायालय में लाया जाता है। लोकहितवाद की अवधारणा का उद्भव मुंबई में उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल 1976 के मामले में हुआ। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 226 अब अगर हम अनुच्छेद 226 की बात करें तो अनुच्छेद 226 जो है यह आपका संबंधित है कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है उससे संबंधित उन्होंने अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया। अनुच्छेद 226 को दृष्टिकोण में देखा जाए तो यह लोकहितवाद व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित रखने से भिन्न समूह द्वारा सामान्य दुखों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यद्यपि परंपराओं दृष्टिकोण पूर्व निर्णय से समर्पित संकुचित विकल्प को चुनता है, सुने के अधिकार का विस्तृत अर्थपूर्ण शिथिलता अधिकार के व्यक्तिवाद के साथ स्वयं की अनुमति लेकर लोकहित को प्रोत्साहन करने हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने को कहते हैं तथा जहां उपचार में अच्छी तादाद में लोगों द्वारा हिस्सा लिया जाता है विशेष है तो न्यायालय द्वारा जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है या आर्थिक रूप से गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए भी यह है। लोकहितवाद के जो उद्देश्य हैं और जो उससे संबंधित लोकहितवाद का उद्देश्य और क्षेत्र लोकहितवाद का मुख्य उद्देश्य विधि के शासन में प्रोत्साहित करना है विशेष लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जो गरीब असक्षम असमझ व निरक्षर है। संविधान के लागू होने से काफी उर्से से सामाजिक व आर्थिक न्याय की प्रतीक्षा कर उनकी संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति लोकहितवाद में न्यायिक सक्रियता के द्वारा जाना एक सराहनीय प्रयत्न है। लोकहितवाद का उद्देश्य व्यक्तियों शोषित वर्गों व अन्य जो व्यक्ति हैं के संवैधानिक व विधिक अधिकारों और लोकहितवाद का संरक्षण है उन्हें सामान्य और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। उपयुक्त मामलों में ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्याय लोकहितवाद स्वीकार करने में संकोच करेगी। विशेषतः उसी स्थिति में जब किसी संस्था या किसी व्यक्ति में वैधानिक या लोक दायित्व या लोककृत का कार्यभार सौंपा है तथा इसी संस्थाओं या व्यक्ति की गलती
यह कृत्य से समाज के व्यक्तियों का अल्प लाभप्रद के लोगों को विधिक क्षति या विधिक दोष कारित किया जाता तो न्यायालय में असमर्थ है। हिमाचल प्रदेश बनाम ए पेरेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद में निहित उद्देश्य का उल्लंघन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नई व्यूहरचना का विकास किया ताकि भारतीय मानवाधिकार यानी जो कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय का आसान रास्ता मिल जाए। यह लोकहितवाद लोक भावना से उत्पन्न सामाजिक कार्यवाही है, हाथ में शक्तिशाली औजार और जो शोषण व अन्याय के लिए लड़ाई के लिए प्रेरित करता है, जो समाज के विशेषाधिकारों से विमुख लोकहित व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को दिलवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह लोकहितवाद विधि की भुजा में एक शक्तिशाली औजार है जिससे सामाजिक न्याय सामान्य व्यक्ति तक आपका पहुंच सकता है। बथुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में लोकहितवाद के संदर्भ में माननीय न्यायाधीश पीएन भगवती ने कहा, लोकहितवाद प्रतिकूल प्रकृति का मुकदमा नहीं वरन यह सरकार व उसके अधिकारियों को चुनौती का अवसर देता है कि वे माननीय अधिकारों को समुदाय से वंचित व वेदना सहन करने वाले व्यक्ति के लिए सार्थक बनाएं एवं उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने जो संविधान की क्या करती है कि जो भावना उसमें निहित है। ठीक। शीला वर्षे बनाम भारत संघ 1988 के मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से माननीय न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया ने कहा कि लोकहितवाद परंपरागत विवाद निपटारा करने की विधि से असमान है, जहां लोकहितवाद में व्यक्तिगत अधिकारों का विचारण एवं या न्याय निर्णय नहीं होता है। लोकहित की कार्यवाही का उद्देश्य लोकहित को संरक्षित करना व प्रभावशाली बनाना है, समाज के बहुसंख्यक व्यक्तियों के संवैधानिक व विधिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकना, जो गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक व आर्थिक लाभप्रद स्थितियों के कारण अधिकारों को प्रभावी बनाने में सक्षम नहीं है, वह सामान्यतः वह अपने अधिकारों के बारे में जागरूक भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में भी माननीय न्यायालय ने एन.के. सिंह के उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए कहा कि लोकहितवाद समुदाय या व्यक्तियों के ऐसे समूह जो विधि को असमर्थता, गरीबी या अज्ञानता के कारण अपने भौतिक अधिकारों को प्रभावी बनाने में समर्थ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों मौलिक अधिकारों को उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए किया जाए। लोकहितवाद सामान्यतः राज्य या लोक प्राधिकर्ता के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से निर्वहन न करने, असंवैधानिक या अवैध तरीके से कृत करने के विरुद्ध कार्रवाई है। लोकहितवाद द्वारा पक्षकारों के संवैधानिक व विधिक अधिकारों को परिवर्तित कराया जाता है, जिनसे वे लोग वंचित रहते हैं, उन्हें समुचित प्रतितोष के अनुतोष दिलवाया जाता है। लोकहितवाद का प्रयोग बहुसंख्यक, गरीब, असहाय, अशिक्षित लोगों की व्यवस्था में विधि शासन, समान अवसर, सामाजिक न्याय व मानव अधिकार उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। लोकहितवाद में न्यायालय का दृष्टिकोण विधायिका कार्यपालिका से ज़्यादा उसकी जो सहभागिता है उससे प्रदान करना रहता है। ये लोकहितवाद के जो पूरे प्रश्न थे, बाकी विधियन से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो विधियन यानी भाषा में लेजिस्लेशन, जो लैटिन भाषा के आपके लेजिस और लेसियो नामक शब्द से बना हुआ है। इंग्लैंड में विधान यानी लेजिस्लेशन शब्द के दो भिन्न अर्थों को प्रयुक्त भी किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपके प्रश्न हैं। विधान के प्रकार आपका सर्वोच्च विधान, अधीनस्थ विधान, सर्वोच्च विधान, अधीनस्थ विधान का पूरा दिया हुआ है, तो आप सभी पढ़ सकते हैं। और जो PDF आपको अगर ये चाहिए तो हमने जो आपको ये नंबर दिया है, आप इस नंबर के माध्यम से पूरा PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। LLB, LLM या जो भी ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं सभी अपडेट्स आप सभी को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।